नमस्कार, मैं पूजा भारती। आज हम साझेदारी के बारे में पढ़ेंगे। साझेदारी क्या होती है और इसके कुछ परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे और आवश्यकता क्यों है इसकी, या फिर इसके क्या लक्षण होते हैं या इसका क्या महत्व है, ये सब समझेंगे। तो ये छोटा सा परिचय है साझेदारी के बारे में। तो पहले तो ये समझ लें कि साझेदारी क्या होता है, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि साझेदारी खाते क्या होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। आज फिलहाल हम थोड़ा सा इसके बारे में समझने वाले हैं कि एक्शन में साझेदारी होती क्या है। तो देखो, जब भी कोई व्यक्ति व्यापार करता है, अगर अपने जोखिम पर कोई व्यापार कर रहा है, जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो सिर्फ उसका है, जो भी लॉस हो रहा है वो सिर्फ उसका है, तो वो होता है एकल व्यापार। ठीक है। लेकिन एक व्यक्ति जो होता है, देखो एक व्यक्ति अकेला क्या क्या कर लेगा। अपना वो सामान भी बेच रहा है ना, अपने वो अकाउंट्स भी देख रहा है, अपने लेन देन भी देख रहा है सारे, कि कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। अपने लेनदारों और देनदारों का ब्यौरा भी रख रहा है, अपनी संपत्ति का भी ख्याल रख रहा है। तो बहुत सारी चीजें उसको करनी पड़ती है अकेले ही। ठीक। अब ये सारी चीजें करने के लिए ये सारी क्वालिटीज भी होनी चाहिए। आपको अकाउंट संभालने भी आने चाहिए, आपको बिजनेस करना भी आना चाहिए, है ना। बिजनेस में जो आपने लोग रख रखे हैं, अगर आपका बिजनेस बड़ा है तो आप ऑब्वियसली लोग रखोगे, उनको संभालना भी, यानी कि मैनेजमेंट भी आना चाहिए। तो एक अकेले व्यक्ति में बहुत सारे गुण होना बहुत मुश्किल बात होती है। तो क्या करते हैं लोग, अलग अलग क्वालिटीज के लोग इकट्ठे होकर एक फर्म बनाते हैं, अपना काम शुरू करते हैं। ठीक है। तो ये जो फर्म इन्होंने बनाई होती है, ये साझेदारी फर्म होती है। और जो लोग होते हैं ये अलग अलग सब मिलाकर क्या हो जाते हैं, साझेदार हो जाते हैं। मतलब मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल देकर आपको समझाने का प्रयास किया है कि साझेदारी क्या होती है। कई सारे व्यक्ति मिलकर जब कोई व्यापार शुरू करते हैं तो हम उन सारे व्यक्तियों को क्या बोलते हैं, साझेदार बोलते हैं। ठीक है। और उन्होंने जो काम शुरू किया होता है उसमें जितना भी प्रॉफिट होता है, जितनी भी हानि होती है, उसके लिए वो सारे ही लोग जिम्मेदार होते हैं और सारे ही लोगों को उनका प्राप्ति और भुगतान करना होता है। जैसे लाभ हुआ है तो सभी में बटेगा, उनके अनुपात निश्चित कर दिए जाते हैं कि इस अनुपात में दिया जाएगा, या सभी को बराबर बराबर जैसा भी डिसाइड हुआ हो। ठीक है। तो ये होते हैं साझेदार और साझेदारी। साझेदारी क्या होती है कि एक दूसरे के साथ मिलकर किसी व्यापार को प्रारंभ करना। इसमें एक अकेला व्यक्ति व्यापार प्रारंभ नहीं करता है, दो तीन लोग मिलकर करते हैं। ज्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, मतलब दो या दो से ज्यादा ही होंगे, दो से कम, यानी कि एक व्यक्ति अकेला साझेदार नहीं होता है। ठीक है। तो साझेदारी क्या है, आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। थोड़ा इसकी परिभाषाओं के बारे में पढ़ लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार जो परिभाषा दी गई है उसमें क्या बताया गया है कि साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जो किसी ऐसे कारोबार के लाभ को परस्पर बांटने के लिए सहमत हैं, जो कि सबके द्वारा या सबकी ओर से किसी एक के द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक है। तो ये जो परिभाषा हमने पढ़ी है, इसके अनुसार कुछ बातें जो क्लियर होती हैं वो क्या है कि एक तो ये जो साझेदारी है वो क्या है, एक संबंध है उन व्यक्तियों के बीच जो कि किसी व्यापार को एक साथ चलाने के लिए सहमत है और उस व्यापार से जो भी लाभ होता है वो आपस में बांटने के लिए सहमत है। ठीक है। ऐसा नहीं कि झगड़ेंगे बाद में, क्योंकि पहले से हमने एग्रीमेंट कर लिया कि जो भी लाभ होगा वो हम सब में बांटा जाएगा, किस तरह से बांटा जाएगा ये भी डिसाइड कर लिया गया। ठीक है। तो साझेदारी क्या है, एक संबंध है उन व्यक्तियों का जो सहमत है किसी कारोबार का लाभ आपस में बांटने के लिए। ठीक है। और कैसा कारोबार, जो या तो वो सब मिलकर चला रहे हैं, पांच छह जितने भी साझेदार हैं वो सब मिलकर या तो उस व्यापार को चला रहे हैं, या वो जितने भी साझेदार हैं, 5 6 7 जितने भी हैं, उनमें से उन्होंने किसी एक को ये बोल दिया भाई तू चला ले, हम सब जो है वो तुम्हारे साथ हैं बस। ठीक है। तो चलाएगा कोई एक सबकी ओर से, और जो भी लाभ होगा वो सब में क्या होगा, बटेगा। अगर सब साथ साथ मिलके चला रहे हैं तो भी, और सबकी ओर से कोई एक चला रहा है तो भी। तो किसी ऐसे कारोबार का लाभ आपस में बांटने के लिए सहमत है जो उन सबके द्वारा या उन सबकी ओर से किसी एक के द्वारा संचालित किया जा रहा है ना। ये बात इस परिभाषा से क्लियर हो जाती है और हमें ये भी पता चल जाता है कि साझेदारी में दो या दो से अधिक व्यक्ति होना जरूरी है। अगर इससे कम है तो वो साझेदारी नहीं है। साझेदारी का मतलब ही है कि एक व्यक्ति से ज्यादा होना, यानी कि दो या दो से अधिक होना।
ठीक है, तब वो साझेदारी होती है। कोई एक व्यक्ति कोई व्यापार शुरू कर देता है तो हम उसे साझेदारी नहीं कहेंगे। ठीक है, ये बात इससे क्लियर हो जाती है। इसकी कुछ परिभाषा, इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं। विशेषताएं मैंने लिख दी, लेकिन विशेषताओं को समझने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में और समझ लेते हैं। हमने ये तो समझ लिया कि साझेदारी क्या है। मैंने बीच में फर्म शब्द का प्रयोग किया था, है ना। फर्म क्या होती है? तो जब साझेदारी कई सारे लोग मिलकर कर रहे हैं ना, साझेदारी हो जाती है जब लोगों के बीच में, तो ये साझेदार जब एक साथ होते हैं तो उस ग्रुप को हम फर्म कहते हैं। ठीक है, फर्म क्या होती है? साझेदारों का समूह जो होता है हम उसको फर्म कहते हैं, यानी कि वो सब मिलकर जो समूह बना रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? फर्म कहते हैं। और जिस नाम से उन्होंने व्यवसाय शुरू किया होता है उस नाम को हम उस फर्म का नाम कहते हैं। ठीक है, और ये साझेदार अलग अलग जब हम देखते हैं तो इन सबको हम साझेदार कहते हैं। जब ये लोग सब एक साथ इनके बारे में बात करते हैं तो हम उसको फर्म बोलते हैं। जैसे 4 लोग हैं, 4 लोगों को जब हम अलग अलग मिलेंगे तो हम बताएंगे कि देखो ABCD, तो जो ए है वो एक साझेदार है, बी जो है वो एक साझेदार है, डी जो है वो एक साझेदार है। और जब इन सबके बारे में एक साथ बात करेंगे कि ये ABCD जो है वो एक फर्म है, मिलकर क्या हो गए? वो एक फर्म हो गए। जैसे क्लास होती है ना, कक्षा, सारे बच्चे अलग अलग क्या होते हैं? स्टूडेंट होते हैं। जब वो एक साथ बैठ जाते हैं किसी एक जगह पर तो हम क्या बोलते हैं? कक्षा बोलते हैं उसको, एक क्लास बोलते हैं, है ना। तो ऐसे ही जो साझेदारी जिन लोगों के बीच में हुई है उन लोगों को अलग अलग हम क्या बोलते हैं? साझेदार बोलते हैं, यानी कि पार्टनर बोलते हैं। और जब वो लोग एक साथ होते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं? फर्म बोलते हैं। और उस फर्म का नाम क्या होता है? जिस नाम से उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया होता है। ठीक है, अब हम इसकी विशेषताओं की ओर बढ़ते हैं। विशेषताओं में मैंने पहली विशेषता लिखी है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना। तो जब से हमने ये साझेदार पढ़ना शुरू करा है, साझेदारी पढ़ना शुरू करा है, तब से हम ये बात कह रहे हैं कि इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना जरूरी है। अगर 2 से कम व्यक्ति हैं तो वो एकल व्यापार में आएगा, वो साझेदारी व्यापार नहीं होगा। यानी कि इस व्यापार में कम से कम 2 व्यक्ति तो हो ही हो, और कम से कम 2 तो होना ही चाहिए। ठीक, 2 या 2 से अधिक साझेदारों का होना जरूरी है। अनुबंध द्वारा संबंध स्थापित होना, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि साझेदारी में पहले ही सब कुछ निर्धारित कर लिया जाता है कि कौन क्या क्या काम करेगा, किसको कितनी कितनी पूंजी किसने लगाई है, उसके अनुसार उसको कितना लाभ मिलेगा। तो एक अनुबंध, एक समझौता ये लोग पहले से तैयार कर लेते हैं, उसका होना जरूरी है। क्योंकि अगर आपने समझौता नहीं बनाया, अपना एक अनुबंध नहीं किया, तो आगे चल के जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उसके लिए आपके पास कोई भी साक्ष्य नहीं होगा कि भाई तुमने ऐसा कहा था, है ना। तो एक अनुबंध का होना जरूरी है, जो कि व्यापार अथवा कारोबार का होना। अगर आप कोई व्यापार कर रहे हो, कोई कारोबार कर रहे हो, उसके लिए कुछ लोग साथ मिलकर आए हो, तभी वो साझेदारी कहलाएगी। अगर आपने कोई काम ऐसे ही शुरू कर दिया, कोई समाज सेवा का काम शुरू कर दिया, 4-5 लोग इकट्ठे हो गए, तो वो साझेदारी नहीं कहलाएगी, वो एक संगठन कहलाएगा। ठीक है, वो अलग चला जाएगा। हम फिलहाल साझेदारी पढ़ रहे हैं, तो साझेदारी वही होती है जो किसी व्यापार के लिए होती है। कोई धर्मार्थ काम नहीं करते, कोई समाज सेवा नहीं करते, व्यापार करते हैं, कारोबार करते हैं। अगर हम व्यापार और कारोबार कर रहे हैं तभी हम साझेदार कहलाएंगे, अगर एक साथ मिलकर कर रहे हैं कोई व्यापार और कारोबार। अगर हम कोई धर्मार्थ काम कर रहे हैं, कोई समाज सेवा का काम कर रहे हैं, 4-5 लोग मिल गए, तो हम साझेदार नहीं हैं, हम एक संगठन है। ठीक है, हम साझेदार तभी हैं जब हमने कोई व्यापार या फिर कोई कारोबार शुरू करा है। और वो व्यापार और कारोबार कैसा होना चाहिए? वैध होना चाहिए। अगर वो अवैध है तो भी हम साझेदार नहीं कहलाएंगे, तो फिलहाल जेल की हवा खाएंगे। लेकिन फिलहाल एक अनुबंध, हमारा कारोबार होना जरूरी है जो कि वैध हो। उद्देश्य लाभोपार्जन, हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? लाभोपार्जन, यानी कि लाभ कमाना होना चाहिए। हमारा उद्देश्य समाज की सेवा भी होता है व्यापार में, लेकिन जो मुख्य उद्देश्य होता है किसी भी व्यापार का वो होता है लाभोपार्जन, यानी कि लाभ को कमाना। तो लाभ उपार्जन आपका प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए, लाभों को बांटना। अच्छा, साझेदारी में हम जितना भी लाभ होता है वो सारे साझेदार मिलकर बांटते हैं, लेकिन जो हानि होती है वो नहीं बांटते। मतलब जरूरी नहीं है कि वो बांटी जाए। अगर आपने अनुबंध में ऐसा लिखा हुआ है कि हानि सभी लोग हानि भी बांटेंगे, अगर लाभ होगा तो लाभ भी बटेगा, हानि होगी तो हानि भी बटेगी, तब तो वो हानि के लिए सभी लोग जिम्मेदार होंगे।
लेकिन अगर अनुबंध में ऐसा कुछ नहीं लिखा है या फिर ये लिखा है कि हानि के लिए कोई एक व्यक्ति जो संचालित कर रहा है, कोई एक व्यक्ति जिसने ज्यादा पूंजी लगाई, कोई एक व्यक्ति जो उस हानि के लिए जिम्मेदार है, वही उसको भुगतान करेगा, वही उसके लिए वह उसको मिलेगी, तब तो वो हानि केवल वही व्यक्ति वहन करेगा। और अगर अनुबंध में ऐसा लिखा है कि सभी व्यक्ति वहन करेंगे तो सभी व्यक्ति को वहन करना पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हानि सभी में बांटी जाए, लेकिन लाभ जो है वो सभी में बांटे जाएंगे जिस भी अकॉर्डिंग आपने अनुबंध में लिखा हुआ है, चाहे वो आपने अनुपात बना रखा हो कि इतने इतने रेशियो में सबको मिलेगा, या आपने डिसाइड कर रखा हो जितनी जितनी किसी ने पूंजी लगाई है उसके अकॉर्डिंग मिलेगा, या फिर आपने कोई और हिसाब लगा रखा हो, जिस भी हिसाब से आपने अनुबंध में लिखा हुआ है उस हिसाब से लाभ को बांटा जाएगा। ठीक है, लाभ को बांटना जरूरी है लेकिन हानि को बांटना जरूरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा साझेदारी व्यवसाय का संचालन। साझेदारी व्यवसाय का संचालन हमने अपनी परिभाषा में भी पढ़ा, या तो कोई एक व्यक्ति सबकी ओर से करता है या फिर सारे व्यक्ति एक साथ करते हैं। ठीक है, वही चीजें है। तो साझेदारी फर्म का संचालन कोई एक व्यक्ति भी कर सकता है सारे साझेदारों की तरफ से, और सारे साझेदार मिलकर भी कर सकते हैं। असीमित, पृथक व संयुक्त दायित्व। उनका दायित्व कैसा होता है? असीमित होता है। ठीक है, उनका दायित्व कैसा होता है? असीमित होता है। और असीमित दायित्व पृथक यानी कि सारे लोगों का अलग अलग, पृथक असीमित दायित्व होता है, सभी लोग असीमित दायित्व रखते हैं अपने व्यापार के प्रति। और संयुक्त दायित्व भी उनका होता है असीमित, क्योंकि वो सारे मिलकर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो व्यापार के लिए उनका दायित्व कैसा होता है? असीमित होता है, चाहे वो पृथक हो चाहे वो संयुक्त रूप में देखा जाए। ठीक है, पृथक भी उनका असीमित दायित्व है, सब लोग अलग अलग भी जिम्मेदार हैं, और सब लोग साथ में भी व्यापार के लिए असीमित रूप से जिम्मेदार है, क्योंकि सभी लोग व्यापार कर रहे हैं। ठीक है, एक व्यापार कर रहा है, एक उसके अंडर में काम कर रहा है, ऐसा नहीं है ना, सब लोग मिलकर व्यापार कर रहे हैं। तो सभी लोगों का अपना पूरा दायित्व है, असीमित दायित्व है व्यापार के लिए। और क्योंकि वो अलग अलग भी जिम्मेदार है अपने व्यापार के लिए, अपनी क्षमताओं के लिए जो उसमें लगा रहे हैं वो क्षमता, उस क्षमता के लिए, तो इसलिए वो उनका अलग से भी, पृथक से भी असीमित दायित्व बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रत्येक साझेदार फर्म का प्रतिनिधि एवं स्वामी। तो हर एक साझेदार एजेंट के रूप में भी काम करता है अपने व्यापार के लिए, और अपने व्यापार का स्वामी भी होता है, क्योंकि लाभ को वो बांटने वाला है। आगे चल के जो भी लाभ होगा वो लाभ उसका कुछ ना कुछ हिस्सा उसको जरूर मिलेगा, और व्यापार में उसका कुछ ना कुछ योगदान भी जरूर होगा, तभी तो वो साझेदार बना है ना। तो साझेदार जो है वो व्यापार का स्वामी भी है, क्योंकि वो लाभ भी बांट रहा है, वो व्यापार में अपना योगदान भी दे रहा है एज अ साझेदार, और वो साथ में एजेंट का काम भी कर रहा है। ठीक है, तो वो एजेंट भी होता है, प्रतिनिधि भी होता है, और व्यापार का स्वामी भी होता है साझेदारी फर्म का अपने। ठीक है, हित हस्तांतरण में सबकी सहमति अनिवार्य। अब क्योंकि साझेदारी चल रही है, सभी एक साथ मिलकर आए हैं किसी काम को करने के लिए, सब एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं, तो कोई भी व्यक्ति अगर अपना हित किसी और को हस्तांतरित करना चाहता है तो उसके लिए पहले सबकी परमिशन उसको लेनी पड़ेगी, तभी कर सकता है। सिर्फ अपनी मर्जी से उसने सोच लिया कि भाई मैं अपना हित हस्तांतरित कर देता हूँ, किसी और को दे देता हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। उसको पहले सबकी मर्जी लेनी पड़ेगी, सब लोग बोल देंगे कि हाँ भाई तुम हस्तांतरित कर सकते हो, तभी कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है हमारी संख्या। तो जो संख्या हमने यहाँ पे पढ़ी है ना, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना, एक कम से कम 2 व्यक्ति तो होने चाहिए। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा अभी हमने पढ़ा कि बैंकिंग साझेदारी अगर है तो ज्यादा से ज्यादा उसमें 10 सदस्य हो सकते हैं, और अगर इसके अलावा कोई और साझेदारी है सामान्य तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा 20 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, तो कम से कम तो हमने पढ़ लिया 2 या 2 से अधिक होना चाहिए, मतलब कम से कम 2 सदस्य तो होने ही चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा में अगर आपकी बैंकिंग साझेदारी है तो ज्यादा से ज्यादा कितने सदस्य होने चाहिए? 10 से ज्यादा नहीं हो सकते। और कोई और आपकी साझेदारी है, कोई सामान्य साझेदारी है, तो उसमें आपके ज्यादा से ज्यादा 20 सदस्य हो सकते हैं, 20 से ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, इतनी ये सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा पूंजी लगाना अनिवार्य नहीं। देखो इसमें पूंजी लगाना ना अनिवार्य नहीं होता है सभी के लिए, मतलब वैसे तो नॉर्मली जितने भी सदस्य हैं वो कुछ ना कुछ पूंजी लगाते हैं। ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो पूंजी लगाए ही लगाए। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि कोई भी व्यक्ति जो है वो सर्वगुण संपन्न तो नहीं होता है ना, कुछ गुण होते हैं जो उसके अंदर होते हैं, कुछ गुण होते हैं जो दूसरों के अंदर से वो अपने व्यापार में ले सकता है।
है ना, उनका यूज कर सकता है। जैसे कोई व्यक्ति है, उसके पास पैसे तो नहीं है, लेकिन उसके पास राय बहुत अच्छी अच्छी है, वो बहुत अच्छे अच्छे परामर्श दे सकता है, वो बहुत अच्छे अच्छे से सुझाव दे सकता है, जिससे कि व्यापार में लाभ बढ़ता जाए। तो वो सिर्फ उसके लिए व्यापार में शामिल हो सकता है, साझेदारी में शामिल हो सकता है, और बिना पूंजी लगाए वो साझेदार बन सकता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। या उसके पास कोई और क्वालिटी है, वो बहुत अच्छे से एडवर्टाइज कर सकता है चीजों का, कहीं पे ले जाके लोगों के बीच में अच्छे से एडवर्टाइज कर सकता है, लोगों को बता सकता है व्यापार के बारे में बहुत अच्छे से, ताकि लोग उनके प्रोडक्ट्स को लें, है ना। तो ऐसे अगर कोई और गुण की वजह से हम व्यापार में शामिल कर रहे हैं किसी व्यक्ति को, तो जरूरी नहीं है हम उससे पूंजी ले ही ले। वैसे मोस्टली जितने भी साझेदार होते हैं वो कुछ ना कुछ पूंजी जरूर लगाते हैं, लेकिन ये आवश्यक नहीं है, पूरी तरह से अनिवार्य नहीं है कि सारे के सारे साझेदार पूंजी लगाए ही लगाए। जिसके पास पूंजी है वो लगाए, जिसके पास नहीं है वो जिस भी क्षमता की वजह से साझेदारी में शामिल हुआ है उसका प्रयोग करेगा। आगे फिर उसको लाभ मिलेगा तो मे भी आगे जाके वो पूंजी लगाए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है शुरू से ही सारे साझेदार पूंजी लगाएं, और बाद में भी ये जरूरी नहीं होता, ये बाद में वो डिसाइड करते हैं लगाना है या नहीं लगाना है। ठीक है, तो पूंजी लगाना सभी के लिए अनिवार्य नहीं होता। इसके बाद हम बात करेंगे थोड़ी सी इनके ठहराव यानी कि समझौते के बारे में, इनके अनुबंध के बारे में, उसमें कौन कौन सी बातें दी गई होती हैं। तो ये हटा देते हैं, अनुबंध की बातों के बारे में पढ़ते हैं। तो साझेदारी संलेख में कौन कौन सी बातें करी गई हैं, उससे पहले हम ये तो समझ लें कि साझेदारी संलेख होता क्या है। तो साझेदारी संलेख अनुबंध या फिर अनुबंध हम इसको बोलते हैं, या जिसको हम ठहराव भी बोलते हैं, या इसको हम समझौता भी कह सकते हैं। संलेख, समझौता, ठहराव, अनुबंध, इंग्लिश में उसको डीड या फिर एग्रीमेंट बोलते हैं। ये क्या होता है, ये फर्म के साझेदारों द्वारा किया गया एक ऐसा समझौता होता है या फिर एक ऐसा अनुबंध होता है जिसमें साझेदारी व्यवसाय के संचालन से संबंधित सारे नियम और शर्तें और नियम का स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया हो। और ये जो समझौता होता है, ये जो अनुबंध होता है ना, ये लिखित भी हो सकता है और ये मौखिक भी हो सकता है। यानी कि आपने मुंह से बोल दिया कि भाई ऐसा ऐसा होना है व्यापार में, तो वो भी अनुबंध है। लेकिन आपने बोल दिया, उसने सुन लिया, कल वो बोलेगा नहीं आपने तो बोला था, आप कहोगे कि नहीं मैंने तो नहीं बोला था, है ना। तो ये वाली सिचुएशन से बचने के लिए अच्छा होता है कि वो आपका जो भी अनुबंध है वो कैसा हो, लिखित में हो, लिखा हुआ हो। अगर लिखा हुआ होगा तो फिर आगे चल के कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कह पाएगा कि आपने ऐसा नहीं कहा था या आपने ऐसा कहा था जबकि आपने ऐसा नहीं कहा हो, ये कहा हो, जो भी है। तो लिखित होना सारे जो भी साझेदार हैं उनके लिए अच्छा रहता है। और इससे उनके नियम बार बार वो पढ़ के देख भी सकते हैं। इसमें कौन कौन सी बातें उल्लिखित होती हैं वो यहाँ पे लिखी हैं। देखो, फर्म का एक तो नाम होगा, फर्म का क्या नाम है ये इस अनुबंध में लिखा होगा। साझेदारों का क्या नाम है वो भी इसमें लिखा होगा, साझेदारों के पते भी इसमें लिखे होंगे, और व्यापार का स्वरूप क्या है, किस तरीके का ये व्यापार है वो भी इसमें लिखा होगा, और ये व्यापार कहाँ पर हमने स्थापित करा है उसका स्थान भी इसमें लिखा होगा। ये जो हमारा अनुबंध है इसमें सारी चीजें लिखी हुई होंगी। ठीक है, सेकंड चीज क्या होगी, व्यापार आरंभ करने की तिथि और अवधि। देखो, ज्यादातर ऐसा होता है कि जो भी हमारी साझेदारी फर्म होती है उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है, उस एक निश्चित उद्देश्य के लिए ये साझेदार जुड़े होते हैं आपस में। जब वो उद्देश्य पूरा हो जाता है तो साझेदारी फर्म स्वतः ही बंद हो जाती है और साझेदार अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब साझेदार चाहते तो यही है कि वो लाइफ टाइम प्रॉफिट कमाते रहे, उनका साझेदारी चलती रहे, तो वो दोबारा से इस फर्म को शुरू कर सकते हैं या फिर आगे बढ़ा सकते हैं। तो लेकिन इनका एक अवधि निर्धारित कर ली जाती है और वो अवधि इसमें लिखी होती है अगर उन्होंने निर्धारित करी है तो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फर्म की पूंजी साझेदारों द्वारा लाई गई पूंजी स्थायी रहेगी या फिर परिवर्तनशील रहेगी। ये बात इसमें लिखी होगी कि हम उसको स्थायी रखेंगे यानी कि इतनी ही रहेगी हमेशा पूंजी, या फिर इसको हम बढ़ा या घटा सकते हैं आगे चलकर। ये बात भी इसमें हम पहले से ही लिख लेते हैं, पहले ही बोल लेते हैं या पहले ही अपने अनुबंध में रख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा पूंजी पर ब्याज हो तो उसकी दर। अगर पूंजी पर हम ब्याज रख रहे हैं तो उसकी दर क्या रहेगी। इसके अलावा आहरण पर ब्याज अगर होगा तो कितना होगा, किस परसेंट पर होगा, उसकी दर क्या होगी। अगर व्यापारी लोग जो हैं, जो साझेदार लोग हैं, वो व्यापार में ऋण दे रहे हैं, पूंजी उन्होंने लगा दी, उसके अलावा वो ऋण भी दे रहे हैं व्यापार में, तो उसके लिए उनको ब्याज दिया जाएगा, वो किस दर पर दिया जाएगा, ये सारी बातें भी इसमें उल्लिखित रहती हैं, यानी कि इसमें वर्णित रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अच्छा पूंजी पर ब्याज जो है अगर इसमें लिखित है, अगर इसमें बताया गया है, समझौते में हमने बताया है कि पूंजी पर ब्याज
दिया जाएगा। तो वो जो ब्याज होगा ना वो लाभों पर दिया जाएगा, अपने पॉकेट से नहीं दोगे आप, जो लाभ आएंगे उसमें से ये ब्याज दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा निजी खर्च के लिए आहरण का समय और सीमा। हम ये भी निर्धारित कर लेते हैं कि आप किस समय पर आहरण नहीं निकाल सकते हैं, किस समय पर आप निकाल सकते हो और कितना निकाल सकते हो। ठीक है, ये निर्धारित हम कर लेते हैं इसी अनुबंध के अंतर्गत। ठीक है, लाभों का बंटवारा और विभाजन का अनुपात हम ये निर्धारित कर लेते हैं कि कितने लोगों हम कितने लोग हैं, जितने भी लोग होंगे उनमें बंटवारा होगा और वो किस अनुपात में होगा, आप पूंजी के अनुपात में करोगे या फिर आप क्षमताओं के अनुपात में करोगे या आपके जो कर्तव्य और अधिकार है उसके अकॉर्डिंग करोगे। ये सब हम जो भी जिसके भी अकॉर्डिंग रखना चाहते हैं वो इसमें पहले से ही वर्णित कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा साझेदारों को देय, कमीशन, वेतन, बोनस। अगर हमारे जो साझेदार हैं वो व्यापार में काम करने के अलावा एक्स्ट्रा काम भी करते हैं, जैसे किसी व्यक्ति ने अपने ऊपर एक्स्ट्रा काम ले लिया कि भाई मैं जाऊंगा, लोगों को बताऊंगा, बिक्री के बारे में समझाऊंगा, उनको क्या क्या फायदा हो सकता है हमारे प्रोडक्ट से या हम जो भी काम कर रहे हैं उससे, मैं इसके बारे में लोगों को बताऊंगा और ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं इस तरीके से। उसने अपने ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन ले लिया है ना, तो उसके लिए हम उसको अलग से कमीशन दे सकते हैं या वो सैलरी बेस्ड काम कर सकता है उस तरीके का। ठीक है, तो अगर वो एक्स्ट्रा काम करता है तो उसके लिए हम अगर उसको वेतन, कमीशन या बोनस दे रहे हैं तो उसके बारे में भी हम लिखेंगे कि अगर कोई साझेदार ऐसा काम करता है तो हम उसको बोनस देंगे या फिर उसको कमीशन देंगे, या अगर वो काम करता रहता है तो हम उसको सैलरी देंगे। ये भी हम इसमें निर्धारित कर लेते हैं। ख्याति का मूल्यांकन कर लेते हैं। ख्याति क्या होती है? ख्याति, देखो जो भी हम व्यापार शुरू करते हैं ना, हमारे व्यापार का जब नाम होना शुरू होता है तो जैसे जैसे हमारा नाम बढ़ता है वो हमारा जो नाम है उसी को हम बोलते हैं ख्याति। ठीक है, ख्याति का मतलब हमारी प्रसिद्धि, हम कितने प्रसिद्ध हो रहे हैं, कितने लोग हमको जान रहे हैं, कितने अच्छी हमारी साख बन रही है मार्केट में, वो होती है हमारी ख्याति। ठीक है, ख्याति यानी कि विश्वास, कितना विश्वास है। साख का मतलब भी विश्वास होता है, मतलब मार्केट में जितना ज्यादा हमारा लोग विश्वास करेंगे उतनी अच्छी हमारी ख्याति होती है और उसी के अकॉर्डिंग हम अपना मूल्यांकन करते हैं, अपनी फर्म का मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, साझेदार के अवकाश ग्रहण या फिर मृत्यु पर उसका हिस्सा क्या रहेगा। अगर कोई साझेदार जो है वो रिटायर हो जाता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका जो हिस्सा होगा वो क्या रहेगा, किस हिसाब से उसको दिया जाएगा, ये भी हम इसमें निर्धारित कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारी संपत्तियों व दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन हम किस तरीके से करेंगे, कैसे करेंगे, ये भी हम इसमें निर्धारित कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपसी झगड़ों का निपटारा। अगर व्यापारी आपस में बाद में झगड़ने लगते हैं कि नहीं मैंने तो ज्यादा पूंजी लगाई है लेकिन मुझे लाभ कम मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग, या मैं ज्यादा काम कर रहा हूँ और लाभ मुझे कम मिल रहा है, तो गलत बात है। मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं था, नहीं लगाया, लेकिन मैंने अपनी क्षमताओं को लगाया है तो मुझे ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। इस तरीके से अगर झगड़े हो जाते हैं तो उनका निपटारा किस तरीके से किया जाएगा, हम न्यायालय में जाएंगे या आपस में निपटाएंगे या फिर नियमों और शर्तों को फॉलो करेंगे, वो सब भी हम इसमें निर्धारित कर लेते हैं पहले से ही। ठीक है, नेक्स्ट हमारा साझेदार, इधर जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ लिख दिया है, साझेदार के दिवालिया होने पर हानि वहन करने का अनुपात। की अगर कोई साझेदार दिवालिया हो जाता है, दिवालिया होना क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति अपने सारे भुगतान करने में असफल हो जाता है, वो भुगतान नहीं कर पाता है अपने और ऋणों से भर जाता है, तो क्या होता है वो कोर्ट में जाके अपील कर सकता है कि वो उसको दिवालिया घोषित कर दें, क्योंकि उसके पास अब कुछ भी संपत्ति नहीं, कुछ भी नहीं रहा है जिससे वो अपना भुगतान ऋणों का कर सके। तो कोर्ट उसको अगर देखता है ऐसा तो उसको दिवालिया घोषित कर देता है। अब वो दिवालिया हो गया तो उसके जितने भी ऋण रहे होंगे, उसके जितने भी दायित्व रहे होंगे, वो सब किस पर आ जाएंगे, पूरी फर्म पर आ जाएंगे, है ना। अब जब पूरी फर्म के ऊपर उसके दायित्व आ गए तो क्या होगा, उनको सबको निपटाना है, वो हानि तो हुई उनकी, उस हानि का अनुपात क्या रहेगा वो हम पहले से ही इस अनुबंध में निर्धारित कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अधिकार व कर्तव्य। जितने भी साझेदार हैं उनमें से किसके क्या अधिकार होंगे, किसका क्या काम होगा, ये सब हम इसमें निर्धारित कर लेते हैं। लेखे रखने की प्रणाली, किस प्रणाली में हम लेखे रखेंगे, हम इंग्लिश प्रणाली रखेंगे या फिर भारतीय बही खाता प्रणाली रखेंगे, कौन सी प्रणाली में हम अपने लेखे रखना चाहेंगे वो निर्धारित करते हैं। गार्नर बनाम मर्रे नियम लागू करते हैं या नहीं, ये भी हम इसमें लिखेंगे। अगर हम ये नियम लागू कर रहे हैं तो, नहीं कर रहे हैं तो, दोनों बातें इसमें लिखेंगे। मध्यस्थ वाक्य का
समावेश होगा या नहीं होगा, ये भी निर्धारित करेंगे। तो ये हमारी कुछ बातें हैं जो हमारे अनुबंध में लिखी होती हैं। अब कुछ ऐसा हो सकता है कि साझेदारों ने साझेदारी तो शुरू कर दी, फर्म बना ली अपनी, लेकिन उन्होंने अनुबंध नहीं बनाया अपना, ना ही मौखिक और ना ही लिखित। उस दशा में क्या हो सकता है? तो अगर साझेदारी फर्म का कोई संलेख नहीं है या उन्होंने कोई मौखिक अनुबंध कर लिया था, तो ऑब्वियसली कोई लेख नहीं होगा उनके पास, तो उस टाइम पर ये चीजें अप्लाई होंगी जो कि हमारी कहाँ दे रखी है, हमारी भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में दे रखी है। इसकी कौन सी धारा में दे रखी है? इसकी धारा है 12 से 17। ठीक है, ये हमारी भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 12 से 17 के अंतर्गत ये बातें दे रखी हैं जो तब लागू होंगी अगर संलेख साझेदारों में नहीं होता है। ठीक है, पहले क्या है, सभी साझेदारों का लाभ हानि अनुपात कैसा होगा? समान होगा, यानी कि जो भी लाभ होगा या हानि होगी वो सारे ही व्यापारियों में कैसी बटेगी? बराबर बटेगी, उनका समान अनुपात होगा। पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा, ना ही आहरण पर लगाया जाएगा। इन प्रावधानों के अनुसार, जैसे हमने भी पढ़ा, हमने शर्त में पढ़ा था कि उसमें लिखा हुआ था पूंजी पर ब्याज अगर दे है तो उसकी क्या दर है। तो जरूरी नहीं कि वो दे हो, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बोल दिया कि जरूरी है कि वो दे नहीं होगा, ना ही तो वो पूंजी पर ब्याज लगाया जाएगा और ना ही जो आप आहरण निकाल रहे हैं उस पर आपको ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, तो ना ही तो पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा और ना ही आहरण पर ब्याज लगाया जाएगा। अतिरिक्त कार्य के लिए साझेदारों को कोई कमीशन, वेतन, पारिश्रमिक या फिर बोनस नहीं दिया जाएगा। अगर कोई व्यापारी या कोई साझेदार अपना अतिरिक्त काम करता है व्यापार के लिए, तो भी उसको कोई बोनस या वेतन या कोई पारिश्रमिक या फिर कोई कमीशन नहीं दिया जाएगा। जैसे कि हमने भी शर्त में पढ़ा था कि निर्धारित कर लिया जाएगा कितना दिया जाएगा। अगर वो दे रहे हैं तो वो भी उनकी मर्जी थी, है ना, लेकिन यहाँ पर ये बता रहे हैं कि नहीं दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, पूंजी के अतिरिक्त फर्म के ऋण प्रदान करने पर ब्याज कितना होगा? 6% वार्षिक होगा। अगर कोई साझेदार जो है वो व्यापार को ऋण प्रदान करता है, पूंजी तो उसने लगाई है, साथ में वो ऋण प्रदान करता है, तो उसने जो ऋण दिया है उसके ऊपर उसको कितना ब्याज मिलेगा? 6% वार्षिक ब्याज मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, प्रत्येक साझेदार को फर्म के व्यापार संचालन में भाग लेने का, पुस्तकें देखने का, उन्हें जांचने अथवा उनकी नकल लेने का पूरा अधिकार होगा। वो देख सकता है सारी पुस्तकों को, वो संचालन में भाग ले सकता है, और अगर उसको लगता है कि मुझे इनकी कॉपी की जरूरत है तो वो उनकी कॉपी भी अपने पास रख सकता है। ठीक है, किसकी कॉपी? जो भी लेखे व्यापार के किए गए हैं। नेक्स्ट हमारा, यदि कोई साझेदार फर्म के व्यवसाय के समान या प्रतिस्पर्धात्मक व्यवसाय करता है तो उस व्यवसाय से होने वाला जो लाभ है उसका हिसाब उसे फर्म को देना पड़ेगा और साथ में उसको भुगतान भी करना पड़ेगा। क्यों? देखो क्या लिखा है यहाँ पे, उसके समान या प्रतिस्पर्धात्मक, यानी कि कोई ऐसा व्यवसाय वो कर रहा है जिसकी वजह से जो साझेदारी इन्होंने कर रखी है उसके लाभ पर इफेक्ट पड़ रहा है, कि उसके समान व्यापार उन्होंने किया है, फिर उसकी प्रतिस्पर्धात्मक यानी कि उसको कटाक्ष कर रहा है ना, ऐसा कोई व्यापार अगर वो कर रहा है तो उसके बारे में उसे फर्म को बताना पड़ेगा। और क्योंकि फर्म वही व्यापार कर रही है या उसके समान व्यापार कर रही है या उसकी प्रतिस्पर्धात्मक व्यापार कर रही है, तो उसको उसका भुगतान भी उसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी शर्तें कहाँ दे रखी हैं? हमारे भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 12 से 17 के अंतर्गत दे रखी हैं। लेकिन ये सारे प्रावधान जो है, इसके लिए जो हमारे साझेदार हैं वो आपसी सहमति से इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, साझेदार जो हैं वो आपसी सहमति से प्रावधानों में बदलाव कर सकते हैं। जैसे उनको लगा कि यार हम एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा तो कुछ मिलना चाहिए ना, तो वो इस प्रावधान में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपसी सहमति से, अगर एक साझेदार बोल रहा है बाकी साझेदार मना कर रहे हैं तो नहीं होगा। आपसी सहमति जरूरी है, सारे साझेदार माने इस बात को तभी होगा, है ना। तो सारे साझेदारों की सहमति से, आपसी सहमति से इन प्रावधानों में वो थोड़े से बदलाव भी कर सकते हैं। इसमें एक चीज लिखी है,
पूंजी पर ब्याज की बात जो हमने पहले भी लिखी थी, अगर ये लगाना ही चाहते हैं पूंजी पर ब्याज तो ये लाभों पर लगा सकते, लाभों से उसको दे सकते हैं, अपने पास से अपनी पॉकेट से नहीं देंगे। और अगर व्यापार को हानि हो जाती है तो कोई भी ब्याज दे नहीं होगा पूंजी के ऊपर। ठीक है, ये हमारे प्रावधान कंप्लीट हो गया। आज हमने जो कुछ भी पढ़ा है वो थोड़ा क्लियर हुआ होगा, साझेदारी के बारे में पता चला होगा, साझेदारी की क्या विशेषताएं हैं ये समझ में आया होगा, साझेदारी ठहराव या फिर संलेख क्या है ये समझ में आया होगा, और उन संलेख में कौन कौन सी बातें लिखी होती हैं, और अगर वो सब नहीं है, संलेख नहीं है, तो कौन कौन से प्रावधान होते हैं और उनमें भी हम चेंजेस कर सकते हैं। आई थिंक ये सब क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।